नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का नंबर 1 शो है। क्या भूल कहने से इमरजेंसी को लोग भूल जाएंगे? ये सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इमरजेंसी सिर्फ एक भूल थी। दरअसल आज इमरजेंसी की 42वीं बरसी है। ठीक आज ही के दिन वो काली चीज इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई थी। पीएम ने मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र भी किया और कहा कि देश इमरजेंसी को कभी नहीं भुला सकता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इमरजेंसी एक गलती है और वो इसे मानती है। कांग्रेस ने अपनी गलती को मनाने के साथ साथ मानने के साथ साथ ही मौजूदा सरकार को नसीहत भी दी। कहा देश में इस वक्त अघोषित आपातकाल चल रहा है। पीएम मोदी को इंदिरा गांधी के आपातकाल से सीख लेने की जरूरत है। लेकिन क्या पीएम मोदी पर उंगली उठाकर कांग्रेस आपातकाल का पाप छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या सिर्फ गलती मानकर कांग्रेस इमरजेंसी के अत्याचार को भुला पाएगी? ये देश इस बात को भुला देगा कि किस तरह राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूस दिया गया था, किस तरह लोगों के अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई थी, कैसे नसबंदी अभियान के नाम पर लोगों के मानव अधिकार का मजाक उड़ाया गया था। सवाल यह भी कि कांग्रेस किस अघोषित इमरजेंसी की बात कर रही है? क्या अघोषित इमरजेंसी की बात करके वो आपातकाल और मौजूदा वक्त को एक जैसा बताना चाहती है? आज ताल ठोक के पूछेंगे। क्या सिर्फ भूल बताकर कांग्रेस इमरजेंसी के अत्याचार पर पर्दा डालना चाहती है? क्या इमरजेंसी को इस देश के लोग कभी भुला पाएंगे? आपातकाल की तानाशाही की तुलना मोदी सरकार से क्यों? और सवाल यह भी कि क्या बीजेपी सियासत के लिए हर साल आपातकाल की याद दिलाती है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे खास मेहमान देंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। Emergency was a mistake, we accept. We have learned from our mistakes. But while reminding us of those mistakes, please learn to correct yourself. If you do not learn from history, you're condemned to repeat it. This country is seeing just that. 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। After the withdrawal of emergency, Indira ji has expressed her apology to the country after that. What was the reason for imposing emergency also should be looked into. Maybe Prime Minister is overlooking all the circumstances. संविधान, संसद, सबकी समाप्ति 25 जून 1975 को हो गई थी। जिसको इंदिरा जी तय करती थी वे शाम तक जेल में चले जाते थे। The right to life and liberty हमारे देश के मौलिक अधिकारों में से एक मुख्य अधिकार, आज उसी का उल्लंघन हो रहा है उनके नेतृत्व में। 1975 में लगे इमरजेंसी यानी आपातकाल की याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता देश के अंदर एक प्रधानमंत्री इतना भी तानाशाह हो सकता है कि प्रेस की आज़ादी छीन ली जाए और लोगों को जबरन जेलों के अंदर ठूस दिया जाए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है या भूल? दूसरा सवाल, क्या भूल कहकर कांग्रेस आपातकाल का अत्याचार छिपा रही है? तीसरा सवाल, आपातकाल की तानाशाही की तुलना मोदी सरकार से क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या आपातकाल पर मन की बात बीजेपी की सियासत? एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पात्रा, बहुत बहुत स्वागत। राजीव रंजन साहब प्रवक्ता है जेडीयू के, अखिल भारतीय कायस महासभा के चेयरमैन भी है, आपका भी स्वागत है राजीव जी। आलोक शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, आलोक शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस की यूथ विंग NSUI से जुड़े हुए हैं। और ये इत्तेफाक है कि जब जब आलोक जी यहाँ पर होते हैं, साथ में हमारे साथ आलोक साहब यहाँ भी होते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आलोक मेहता जी आपका तारुफ करवाऊँ उससे पहले फवाद हलीम साहब भी जुड़ गए हैं। CPM नेता है, पेशे से डॉक्टर है, टीवी चैनल्स पर CPM का पक्ष रखते हैं। और इत्तेफाक ये कि आलोक मेहता साहब भी आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा चुका है। और आपको ये बता दूं कि आलोक मेहता साहब आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं
उस विषय पर बाकायदा इन्होंने रिपोर्टिंग की है। साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए उस वक्त काम किया करते थे जब इमरजेंसी इस देश में लागू हुई थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपको 1.5 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहले आज शुरुआत में आलोक जी आपसे कर रही हूं। आलोक शर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं कि इमरजेंसी का टाइम इस देश को देखना पड़ा। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन आज वो 5 चीजें आप गिना दीजिए जो उस वक्त इमरजेंसी के वक्त देश को झेलनी पड़ी थी, आज की तारीख में झेलनी पड़ रही है। 5 चीजें। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस समय पर इमरजेंसी लगी उस समय पर जो हालात थे उसी तरह के हालात आज भी हैं। अगर आप ऑयल प्राइसेस के रेट देखेंगे तो उसी तरह के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। मीडिया का बायस्ड रुख जिस तरह का उस समय पर था आज भी उसी तरह का मीडिया का बायस्ड रुख है। आज जिस तरह से तमाम इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डाउन होना, किसानों का आंदोलन जिस समय पर वहां पर था आज भी वैसा ही है। जिस तरह की टैक्स रेट्स उस समय पर थी इमरजेंसी के समय पर आज भी वैसी ही हैं। जमाखोरी जिस तरह से उस समय पर हावी थी आज भी जमाखोरी हावी है। मैं समझता हूं मैंने 5 से आगे बता दिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इमरजेंसी को केवल एक ही परिप्रेक्ष्य में देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। 1969 में 1969 में MRTP एक्ट आया। तमाम जितने बड़े बड़े घराने थे कांग्रेस के खिलाफ थे। 1971 में हमारी लड़ाई हुई, 10 मिलियन शरणार्थी बांग्लादेश से यहां पर आ गए। जिसका पूरा जिस तरह से आपने देखा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़े उसको देखते हुए लेफ्ट और जनसंघ ने उस समय पर हाथ मिलाए। लेफ्ट जबकि सरकार में शामिल था, लेफ्ट और जनसंघ ने मीडिया का कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया। और जिस तरह से सितंबर 1973 में टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख जो छपा जिसके बाद से ये पूरा ट्रिगर हुआ, मैं समझता हूं कि जिस तरह के हालात उस समय थे आज भी वैसे ही हालात हैं। जहां तक इमरजेंसी की बात है कि इमरजेंसी के ऊपर माफी और नामाफी की, हम मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कोई चीजें ऐसी गलत जरूर हुई होंगी जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने स्वयं बड़प्पन, बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हां इसमें कुछ गलतियां रहीं। लेकिन जहां तक इमरजेंसी की बात है, कोई संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रोविजन है। अगर इमरजेंसी इस देश में होना ही नहीं चाहिए तो बीजेपी। ठीक है सर, इमरजेंसी क्यों लगी थी ये हर कोई जानता है और वो मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैक्चुअली करेक्ट आपको जरूर करूंगी। आप कहते हैं कि उस वक्त भी मीडिया बायस था। आई एम सॉरी, मीडिया नाम की वहां कोई चीज नहीं थी। इमरजेंसी के टाइम पर प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया था इंदिरा गांधी ने, मत भूलिए उनकी गवर्नमेंट ने। चुनाव को टाल दिया गया था। मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। जबरदस्ती नसबंदी की गई थी। तुर्कमान गेट को मत भूलिएगा। वो सारे के सारे केसेस अगर खोलने लग गई तो आज की तारीख में आप कंपेयर उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी बाद में। अभी 1.5 मिनट का हमारा जो है वो सेशन चल रहा है, उसके बाद हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा, सवाल ये कि हर साल इमरजेंसी का जिक्र बीजेपी को क्यों करना पड़ता है? क्या वजह है? ताकि सियासत होती रहे, चलती रहे? ताकि लोकतंत्र हमेशा ही सुदृढ़ हो सके। हर वर्ष जब हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मिस्टेक को, लोकतंत्र के सबसे बड़े खामी को, लोकतंत्र पर लगे सबसे बड़े धब्बे को याद करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा गुण कोई है तो वो लोकतंत्र है। और अगर इसी लोकतंत्र को भारत से चुरा लिया जाए तो भारत भारत नहीं रहता है। भारत एक परिवार का और एक व्यक्ति का राज्य बन जाता है। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां इमरजेंसी के समय रही, जिस प्रकार की व्यवस्था इमरजेंसी के समय रही, वो बिल्कुल सिहरन पैदा करने वाली परिस्थितियां रही। और याद रखिए किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाया गया। इमरजेंसी से पहले ही इमरजेंसी की पटकथा लिख दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब 1974 में फाइनली जजमेंट आया, इंदिरा गांधी जी को 6 वर्ष के लिए एक तरह से वोटिंग राइट से निष्कासित कर दिया गया और घोषित किया गया कि उन्होंने 71 में जो चुनाव जीते थे वो फर्जी तरीके से जीते थे। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया तो 25 तारीख के रात को 1975 में इमरजेंसी लगाया गया। याद करिए, इससे पहले कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी, मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, जुडिशियरी तक को, एएन राय को 3 जजों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस भारतवर्ष का बनाया गया था। जुडिशियरी तक झुक गई थी इंदिरा जी के सामने। तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से भारत को साफ करने का, भारत को समाप्त करने की वो षड्यंत्र थी। और जो कांग्रेस के बरुआ साहब ने कहा था इंडिया इज इंदिरा,
इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा ही इंडिया बन गई थी, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए हर वर्ष हम याद कराएंगे और भारत पर। ठीक है डॉक्टर पात्रा, लेकिन एक भरत दोषी हैं जो मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर लिख रहे हैं कि मैं इसे कंपेयर तो वैसे नहीं कर सकता, लेकिन आज की तारीख में अगर सरकार की आलोचना तक कर दी जाए तो घर घर से ट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्या मैं इसे इमरजेंसी से नहीं कंपेयर कर सकता हूँ? ये एक उनका सवाल आया है, मैं इस पर आपसे बात करूँगी आगे। लेकिन अब ज़रा आलोक मेहता साहब, मैं आपसे इस मसले पर बातचीत करना चाहूँगी। ये जो कांग्रेस कह रही है कि आज की तारीख में अघोषित इमरजेंसी है और वो 1975 वाली, क्या इन दोनों को वाकई आज उसकी तुलना की जा सकती है? आप दोनों समय आपने देखे हैं। निर्विका जी, दोनों की तुलना नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं। वो आपातकाल बिल्कुल काला अध्याय था जिसको कांग्रेस के भी नेता मानते थे। उसी समय कांग्रेस के कई नेता उसके बाद ही खुद भी पार्टी छोड़ करके चले गए थे, यदि उसको याद करें तो। इसलिए ये सही है कि, लेकिन ये सही है कि तानाशाही जो एक सिंबलाइज करती है कहीं भी इस तरह की शासन तंत्र की, वो प्रदेशों में कल 2 दिन पहले ही कर्नाटक की असेंबली ने 2 पत्रकारों को कह दिया है कि जब उनको जेल ही भेज दीजिए। इस तरह की घटनाएं भी इमरजेंसी में भी नहीं होती। अब थोड़ा सा राजनीतिक तंत्र में भी तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार अकेले की बात ना करें। यदि कहीं पर चौटाला जब रहे थे तो क्या हरियाणा में हो रहा था उसके बाद भी, तो इसलिए खैर अभी हमारे पास संक्षिप्त समय में 2 बात कहूँगा कि संबित पात्रा जी को मैं थोड़ा याद दिलाऊँगा, वो वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, कि इमरजेंसी ये है कि कैसे प्रशासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसकी वजह से इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था। ये 1971 के फर्जी चुनाव की बात कर करके नई पीढ़ी को अपने को भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, ये सही है कि इमरजेंसी में नसबंदी जैसी जाती हुई, प्रशासन तंत्र ने उसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया, प्रेस की आज़ादी ख़त्म हुई। जैसा आपने परिचय में कहा, मैं तो पहले हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में भी रहा इमरजेंसी के कुछ हिस्से में, और फिर चूँकि उसके बाद कोई अधिक अभिव्यक्ति की गुंजाइश नहीं थी, समाचारों की गुंजाइश कम थी, एजेंसियां भी सब मिला दी गई थी, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान जो एक पत्रिका हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की थी उसमें मैं रहा। तो इसलिए हमने देखा कि उस समय इस तरह की स्थितियां भिन्न थी। फौद अलीम साहब, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो कवि है, कविता उन्होंने चुना है, उनको थोड़ा सा संशोधन करने से अच्छा होता और ये कहते कि 3 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं और इसके पूर्व जो हिंदुस्तान के आवाम के सामने वो जब अपनी मन की बात कहे हैं तो कई एक हिसाब देने के उन्होंने वायदा किए थे। उन वायदों के बारे में उन्होंने इस मन की बात में कुछ खुलासा नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे केंद्र सरकार ये दस्तावेज जमा देते हैं कि सालाना 2014 के बाद तकरीबन 12,000 किसान मौत के घाट उतर रहे हैं। वो हो गया घंटा में 1 से ज़्यादा। तो वो जो तकरीर कर रहे थे आज सवेरे मन की बात, वो करते करते एक किसान ने अपना ज़िंदगी से हाथ धो दिया, लेकिन उनको मन की बात में ये किसान का सवाल नहीं आया सामने। उन्होंने वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, वो लोन जो किसान का जो ये ऋण है वो ऋण माफ़ करने के बाद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बात नहीं कर रहे हैं। तो बात समझिए, ये मन की बात कहाँ से आ रही है? ये मन की बात वहाँ से आ रही है कि कांग्रेस की जो इमरजेंसी का जो शिक्षा है, किस तरीके से इमरजेंसी कांग्रेस के द्वारा लागू किया गया और जिन भूल के माध्यम से उन्होंने लागू किया, उन भूलों को संशोधन करके, उन भूलों से सीख करके उस तरीके के इमरजेंसी की परिस्थिति बनाए जाए। तो नरेंद्र मोदी फौद अलीम साहब, 1.5 मिनट में आखिरी 14 सेकंड में आपको इमरजेंसी की याद आई, ऐसा क्यों मेरे समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 67 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस जो है अल्पमत में आ गई थी, आपने सपोर्ट किया था और अंदर की डील जो वो अघोषित डील थी वो ये थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें आपकी जो है ताकत ज़्यादा दिखाई देगी, कब्जा ज़्यादा दिखाई देगा, और यही वजह है कि 14 सेकंड आप इमरजेंसी की बात करते हैं और बाकी टाइम आप सिर्फ मोदी ने मन की बात में क्या बात की और क्या नहीं की करते हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक तो ये 1.5 मिनट वाला जो बजर है उसके बाद आप कीजिएगा। सीपीएम ने नहीं, आपकी तथ्य गलत है। अच्छा सर, आपने गलत दिया है। सीपीएम ने कभी भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया।
नहीं, आपके तथ्य गलत है, पहले आप संशोधन करें। ठीक है, आप अपने जो दर्शक है, दर्शक को गलत तथ्य मत दीजिए। ठीक है, तो मैं उसे लेफ्ट कह दूं, फिर आप मानेंगे उसके बाद मैं लेफ्ट कह दूं उसे। सीपीआईएम ने कभी भी कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान समर्थन नहीं दिया, और ये बात स्पष्ट है। नहीं, वो आलोक जी जो भी कहे, हम आपको अपनी पार्टी के इतिहास बोल रहे हैं। आलोक जी को पत्रकार रह चुके हैं, मार्क्सवादी पार्टी ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट लीडर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया था। आपको संशोधन कर देते हैं। ठीक है सर, इसीलिए तो मैंने कहा आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मैं सीपीएम कह रही हूँ तो उस बात को समझ में आता है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मैं आऊंगी आपके पास। राजीव रंजन अभी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आखिर में आपके पास भी 1.5 मिनट है। आज जो बात बीजेपी कह रही है जी कि भाई हमें इमरजेंसी नहीं भूलनी चाहिए और देश कभी नहीं भूलेगा इमरजेंसी, लेकिन फिर कांग्रेस का ये कहना कि घोषित इमरजेंसी जो चल रही है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज प्रधानमंत्री जी को एक अवसर मिला था जब वो इमरजेंसी की 42वीं बरसी पर एक संकल्प दिवस के तौर पर देश का आह्वान करते कि जो गलतियां पास्ट में हुई हैं उन गलतियों को देश एक बार फिर से नहीं दोहराए, और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो पूरी तरह से जो सैफरन फैमिली है, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से तथाकथित राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर अलग अलग मौके पर इन्होंने कई बड़े विभूतियों को अपमानित किया है, वो कहीं ना कहीं वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रहार है। और आपातकाल घोषित करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी था, चाहे वो प्रेस का सेंसरशिप हो, चाहे वो राजनेताओं को जेल में बंद करने का सवाल हो। जो शासन की और कांग्रेस की उस दौरान अवधारणा थी, उससे जो लोग भी असहमत थे वो सब उनके खिलाफ थे, और इसीलिए इमरजेंसी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते कि इस मौके पर गुरमेहर कौर को अपमानित करने वाले लोगों को भी चेत जाना चाहिए, अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता को अपमानित करने वाले लोगों को भी चेतना चाहिए, जिस तरह से किसानों के साथ बर्बर फायरिंग, पुलिस फायरिंग का शिकार किसानों को होना पड़ा मध्य प्रदेश में, वो भी शासन के औपनिवेशिक और दमनकारी नीतियों का परिणाम था। तो हमारा मानना ऐसे दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं एक अघोषित आपातकाल की ओर इशारा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी और अपने जो समर्थक संगठन है। ठीक है राजीव जी, आपकी भी बात आगे आप रख दीजिएगा, लेकिन वही बात जो बिल्कुल शुरू में डॉक्टर पात्रा से बात करते करते ये सामने आया था, क्या इन सारी चीज़ों को इमरजेंसी से आप कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन आप भले ही उसे कंपेयर ना करें, लेकिन वो सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज की तारीख में देश में चर्चा तो हो रही है, चाहे वो ट्रोलिंग को लेकर चर्चा हो, चाहे वो आपसे अग्री ना करने पर आपको दबाने को लेकर चर्चा हो। डॉक्टर पात्रा, जो बात राजीव रंजन कह रहे हैं, देखिए, मैं बड़े आग्रहपूर्वक और बहुत विनय से कहूँगा कि जो लोग हमारे खिलाफ कहते हैं, आप ये देखिए, मेरे मित्र हैं आलोक शर्मा जी, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी कितने हम पे बरस रहे थे, बिल्कुल चिल्ला के भी कहा, आंख दिखा के भी कहा, रोज़ रोज़ हमें डांटते रहते हैं। क्या हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो स्वतंत्र हैं। किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा भी कह दिया। क्या हुआ? हमने आकर यहाँ पर टीवी में डिबेट किया, टीवी में हमने जेरा किया, हमने तो उन्हें जेल में नहीं डाल दिया। मोदी जी को किसी ने कावड़ और साइकोपाथ कह दिया, क्या हमने उन्हें जेल में डाल दिया? इतना अगर उस समय 75 और 77 के बीच में किसी ने इंदिरा जी के लिए कह दिया होता तो जेल में डालना छोड़िए, कितने लोगों ने अपने प्राण से हाथ धो बैठे, इसकी भी कोई हिसाब नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो हिसाब दिया हुआ है वो 1,40,000 लोग जेल के अंदर बिना ट्रायल के बैठे हुए थे। आप सोच के देखिए, उस समय कोई ट्रायल नहीं होती थी, पुलिस घुस जाती थी, बाहर ले आती थी। और देखिए, मैं एक फोटो दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो उसे पास से दिखाए। ये जॉर्ज फर्नांडिस हैं, और आप देखिए उनके हाथों में बेड़ियां देखिए। आप सोच सकते हैं, जैसे एक मर्डरर को, जैसे एक आतंकवादी को बेड़ी पहनाया जाता है, वैसे बेड़ियां बांध बांध के अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, LK आडवाणी, अरुण जेटली, इनको जेलों में रखा गया। आप सोच सकते हैं ये बेड़ियां। हमने कौन से अपोजिशन लीडर को खराब भी बोला है? हमने तो सब कुछ सह लिया है।
हमने विष का घूंट पी लिया है और ये कहते हैं ये इमरजेंसी है। अभी मेरे मित्र जो राजीव रंजन जी हैं वो कह रहे थे गुरमेहर कौर से क्षमा मांगनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। देखिए हमारी बहन है गुरमेहर ने कहा पाकिस्तान ने उनके पिता को नहीं मारा, गोली ने मारा, हमें पाकिस्तान को क्षमा कर देना चाहिए। आप बताइए राजीव जी, आपके लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा राष्ट्र हो सकता है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान को क्षमा कर दीजिए। कांग्रेस अपने लोगों को मणिशंकर अय्यर जी को भेज सकती है वहां ठहाके मारने के लिए गिलानी के पास, और हम यहाँ टीवी पे आपत्ति तक नहीं जताए। आप बताइए, हम ये ना कहें कि पाकिस्तान हमारे जवानों को मार, आप हैं या हम हैं। नहीं, आपने जो कहा था मैं उसी पे मैं आपके बीच में नहीं बोला था साहब, और नहीं आपने ये कहा था कि गुरमेहर से क्षमा मांगनी चाहिए, गुरमेहर को आजादी है, आपने ये कहा था। वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए, और प्लीज यहाँ इमरजेंसी मत लगाइए, प्लीज टीवी पे इमरजेंसी मत लगाइए रूबिका जी, टीवी पे इमरजेंसी मत लगाइए। आपको कम से कम निर्भीक होकर बोलने दीजिए। मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला, आपने अपनी बात, मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला। रूबिका जी, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम है या नहीं है। रूबिका जी, आपने कहा कि गुरमेहर से माफी मांगनी चाहिए, तिरंगे आपने कहा कि गुरमेहर के साथ में गिरड़ा की माफी मांगनी चाहिए। गुरमेहर पर नहीं कर रहे हैं, हमने डिबेट किया, इसमें क्या हम लोग गुरमेहर कौर पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम हालात पर डिस्कशन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुरमेहर के साथ जो हुआ वो इमरजेंसी था, जवाब देना अनिवार्य था। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है, आप सत्ता में है, एक बड़ा जनादेश मिला है। इन्होंने अभी तो कहा कि गुरमेहर ने जो कहा वो सही कहा था, हमने जो उसके ऊपर जेरा किया वो गलत था, तो इसीलिए उत्तर देना अनिवार्य था ना रूबिका जी। गुरमेहर ने कहा था पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने मारा। ठीक है, आप लोगों ने अपनी एक दूसरे के सवालों के जवाब दे दिया, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आलोक जी, आलोक शर्मा जी कहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से तथ्यों को इमरजेंसी के टाइम में तोड़ा मरोड़ा गया, जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, आज भी उसी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उस समय पे भी जनसंघ यही करती थी कि 1971 का चुनाव फर्जी हो गया है। अरे जनता के जनादेश से सरकार चुनकर आई थी। आज भी पात्रा जी वही स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं फर्जी नहीं, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट सच्चाई का, वास्तविकता का पता ही ना चले। अरे फिर वो आपने फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया था, आलोक मेहता साहब ने आपको ठीक किया, लेकिन आपकी आदत है झूठ बोलना। फर्जी मैं चैलेंज करता हूँ, क्यों कैंसिल किया गया इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन? उनको 6 वर्ष तक क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? अरे भाई, इंदिरा गांधी उठा रहा है चुनाव आयोग पर, क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? जस्टिस जगमोहन ने उनको क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया? मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपहोल्ड किया उनके डिस्क्वालिफिकेशन को? उत्तर देंगे आप जवाब देने दीजिए। मैं छोटा सा उत्तर, अरे इंदिरा गांधी वाज करप्ट, इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए यही कारण है आज भी बीजेपी कुछ मीडिया चैनल्स के सामने बैठकर दूसरों को नहीं बोलने देती है। ये भी इमरजेंसी में होता था। अच्छा सर, आप अगर ऐसा हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है। पहले से सोच कर बताया रूबिका जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगे ना? आपस में बहस हो रही है, बोलने नहीं देंगे आप मुझे? क्यों नहीं बोलने दूंगी सर? आपको क्यों बुलाया है, इनवाइट क्यों किया गया? बोलने के लिए इनवाइट किया गया है। क्यों बोले अभी? आप पहले से सोच के चीजों को बताया कीजिए ना। आप मुझे सुनेंगे नहीं, आप ही बोलते रहिए और बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? आपको सुनने के लिए ही बुलाया है, तो सुनिए ना आप जरा। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जिस तरह से दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव के अंदर तमाम सरकारी मशीनरी का हुआ, वो अपने आप में एग्जाम्पल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर उस बात को बंद करूंगा। ईएसआई के तमाम राज्यों के डॉक्टर्स को, ईएसआई के जो हॉस्पिटल्स यूपी में हैं, 3 महीने के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया गया और उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उनको वापस बुला लिया गया। इससे ज्यादा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इस स्तर तक होगा, इतिहास में नहीं हुआ है। खैर, आज का मुद्दा वो नहीं। आज का मुद्दा केवल यह है कि इमरजेंसी के टाइम में क्या था, क्या इमरजेंसी के टाइम में अधिकारों का हनन हुआ? अधिकारों का हनन कैसे हुआ, किन लोगों का हुआ? क्या सरकारी तनख्वाहें नहीं मिली? तनख्वाहें मिली, लेकिन इन्फ्लेशन जिस तरह से था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हालत हो गई थी, और जिस तरह से जनसंघ ने जेपी मूवमेंट को जिस तरह से हवा देकर देश के अंदर अराजकता फैलाई, वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी का प्रोविजन लगाया गया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये धब्बा है, अगर 356 आर्टिकल धब्बा है तो उसको आप हटाइए। क्यों नहीं हटाते हैं उसको आप? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्जन तो याद है, दूसरा वर्जन याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगले चुनाव तक इंदिरा गांधी जी जो हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगी। पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस एमपीज ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरी तरह से कहा था कि हमारी नेता हैं और प्रधानमंत्री रहेंगी।
लेकिन इनको मौका मिला था पहली बार जनसंघ को और लेफ्ट पार्टियों को अपना एजेंडा थोपने के लिए और जनसंघ को कहीं पावर में आने के लिए। जनसंघ क्योंकि नेहरू जी के समय से कभी भी जनता के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाई, इन्होंने मीडिया का उपयोग किया, मीडिया के एक हिस्से का उपयोग किया और तमाम तरह की गलत स्टोरीज प्लांट करनी शुरू कर दी। आप बताइए, मैं आलोक शर्मा अगर गलत बोलता हूं मोदी साहब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, किसी नीति के ऊपर, मैं समझता हूं कि क्या उसको कंपेयर किया जा सकता है? जिस शरत जेपी साहब ने कहा कि पुलिस के आदेशों को मत मानिए, सेना के आदेशों को मत मानिए, क्या आज कोई नेता इस तरह की बात कह सकता है? और कहेगा तो क्या बीजेपी की केंद्र की सरकार तो अभी आप क्या कह रहे हैं? हम भी नहीं कहेंगे। अभी आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है 150 मिलियन व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं, इतनी आसानी से आप अपनी बात रख पा रहे हैं। अगर 1975 में होते, साहब सुनिए तो, आप सुनिए, अगर उस दरमियान होते डॉक्टर संबित पात्रा या फिर उनकी पार्टी 1 घंटा 5 से 6 मोदी जेल में बंद कर गई होती, जेल में बंद कर दिया होता। ये बात सही है या नहीं है आलोक जी, बताइए। अरे भाई आप लोग मोदी नामा पढ़िए ना। एक मिनट आलोक शर्मा जी, ऐसा नहीं था वहां पर शर्मा जिस समय पर वहां पर आलोक जी आप नहीं बताएंगे, आलोक शर्मा जी आप नहीं बताएंगे। ये पत्रकार यहाँ पर इसीलिए आज बिठाए गए, वरिष्ठ पत्रकार मेहता साहब आज इसीलिए बिठाए गए, इसीलिए बिठाए गए हैं, इसीलिए बिठाए गए हैं उसको कर्ब करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप तो आपका जो फैशन है ना सर, ये जो ट्रेंड है आपका डिस्कशन का और जो लॉजिक का, वो समझ में आने लगा है। इसीलिए आज आलोक मेहता आए हैं ताकि बता सके। देखिए ये सही आलोक शर्मा जी, देखिए ये इतना ज़्यादा डिफेंड उसको आप मत करिए, क्योंकि उसको सबने माना कि किस तरह से उस समय जाती हुई और जो आज़ादी, जैसा रूबिका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सही है कि आज हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता है और उसके बाद कभी इमरजेंसी नहीं लग सकती। इस तरह के प्रावधान, खास करके आंतरिक इमरजेंसी नहीं लग सकती। कोई युद्ध की स्थिति हो तो हम उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सही है कि उस आपात के बाद जिस तरह से संसद ने पास किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जितनी मुखर होकर के कई फैसले ऐसे दे रही है जो सरकार की आलोचनात्मक होती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आप तो ऐसी स्थितियाँ से तुलना आज करना ठीक नहीं होगा। मैं 2 बात ज़रूर कहूँगा कि किस तरह से अभी जॉर्ज फर्नांडिस जी का चित्र दिखाया गया। ये सही है कि उस समय रेल की स्ट्राइक के कारण जॉर्ज फर्नांडिस से बड़ौदा डायनामाइट कांड की चर्चा भी जब उस समय थी, इसलिए ऐसे जघन्य मैंने गंभीर आरोप लगाने के बाद उनके साथ हुआ। और ये सही है कि कई निरपराध जो नेता घर में थे उनको भी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तो उसकी तुलना आज की तुलना नहीं कर सकते, और इसीलिए यदि उसको याद किया जाता है, मेरा एक ज़रूर निवेदन है कि बार बार ऐसे अपराधों को, हम चाहे बाबरी मस्जिद गिराने के बारे में रोज़ बरसी मनाएं, हम जो है इमरजेंसी की बरसी मनाएं, केवल मैं निवेदन ये करूँगा कि मैं जर्मनी में भी रहा हूँ, जिसके लिए हिटलर शाही सारी दुनिया में याद की जाती है। वहाँ कोई हिटलर शाही को याद करते हुए दिवस नहीं मनाते। हम बार बार पुराने पाप, यदि पाकिस्तान के साथ यदि हमारे यहाँ दंगे हुए थे आज़ादी के समय में, भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ, हम उसको याद करके हम क्यों घाव को कुरेदें। हमें ये सबक जरूर लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये याद दिलाना चाहिए कि तानाशाही जो चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, ट्रंप ने तो कल बंद कर दिया कि हमें मीडिया के हेल्थ के बिल पर उन्होंने मीडिया को कह दिया कि ब्लैकआउट, कोई कैमरा नहीं रहेगा। रूबिका जी, इससे बड़ी इमरजेंसी तो अमेरिका में है जहां ट्रंप साहब आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ चीजों में जो तानाशाह शासक बनने लगते हैं उनके यहाँ इस तरह से पॉलिटिक्स इज फाइन, लेकिन 1975 के काल को आज के टाइम से कंपेयर करना आपको नहीं लगता है कि अतिशयोक्ति है? आपको नहीं लगता है कि एग्जैजरेशन है? क्योंकि आपको किसी तरह का कोई और ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है, या फिर वो मुद्दा है उसे आप ठोस तरीके से सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो आप इमरजेंसी से कंपेयर करेंगे? आपको नहीं लगता वाकई ये कुछ ज्यादा है? बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि इस तरह से एक तुलना हो। आलोक जी, आलोक शर्मा साहब आप जवाब दें। मैं फवाद हलीम साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हलीम, आपको नहीं लगता है कि ये अतिशयोक्ति है? मैं आपकी बात के हाँ शर्मा साहब, मैं आती हूँ, एक सेकंड शर्मा जी, मैं उस बात से आपकी से सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री का पूरा वक्तव्य मैं सुना हूँ, और प्रधानमंत्री साहब ने आज 28 मिनट का वक्तव्य में इमरजेंसी का मुद्दे के बारे में तकरीबन 4-4.5 मिनट बोले। बाकी जो 25 मिनट का जो वक्तव्य है उसमें क्या क्या बोले उसको भी तो ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज इमरजेंसी का जो जिस तरीके से उसका प्रतिवाद हिंदुस्तान के अवाम की है,
उसका जो शिक्षा है, वो सबक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी और फिर उस रास्ता में, उस राह में चलने की कोशिश करेगी, तो फिर हिंदुस्तान के आवाम वो सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसके बाहर बाकी 25 मिनट आज प्रधानमंत्री ने अपना सरकारी योजनाओं को जिस तरीके से उसको सामने पेश किया, जो अफसोस की बात है, कि आप इमरजेंसी पर बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सीपीएम ने सपोर्ट नहीं किया, सीपीआई ने तो सर सपोर्ट किया। क्या वजह है कि आप इमरजेंसी पर डिस्कस नहीं करना चाहते? नहीं जी, आप मन की बात के बात नहीं करना चाहते। आप प्रधानमंत्री तो खुद नहीं इमरजेंसी का बात करना चाहते। उन्होंने 28 मिनट का तकरीर में 4 मिनट बात की इमरजेंसी पर, और बाकी 25 मिनट जिस पर टिप्पणी की उस पर आप नजर दीजिए। आज किसान मर रहे हैं, सर उस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। अगर मुझे पता होता है कि मिजाज है, मौसम में बदली आ रहे हैं, उसमें बाल के छोड़ दे रहे हैं, तो ये तो हम फिर उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट कर लेते हैं। डॉक्टर पात्रा, आपने तो मन की बात की प्रोग्राम किए। नहीं मन की बात, सर मन की बात की प्रोग्राम नहीं सर, नहीं इमरजेंसी का तो विरोध करना है, लेकिन भारतीय आपकी इमरजेंसी का तो विरोध करना ही है, लेकिन बीजेपी का और तगड़ा करना, आप ये कहना चाह रहे हैं? के विरोध में अभी कोई अवस्थान नहीं है डॉक्टर पात्रा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त इमरजेंसी का खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 मिनट अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, एक सेकंड, हाँ तो आपकी बातों में पॉइंट है। डॉक्टर हलीम एक सेकंड, डॉक्टर 25 तारीख का जो मन की बात है, जो प्रधानमंत्री खुद ही 4 मिनट दे रहे हैं, तो उसमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना विरोध करना चाहती है। ठीक है सर, एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, वो तो कुल मिलाकर जो सवाल मुझे समझ में आ रहा है, फवाद हलीम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वो 4 मिनट में जो तुर्रा छोड़ा है वो इसलिए था कि बाकी 25 मिनट पर चर्चा ना हो पाए। नहीं, ये प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं वो किस प्रकार और कितने समय के लिए डिबेट होगा उसको ध्यान में रख के नहीं करते हैं। उन्होंने रथ यात्रा के विषय में भी बोला, उन्होंने ईद के विषय में भी बोला, उन्होंने इमरजेंसी के विषय में भी बोला, क्योंकि वो सब आज के दिन के साथ प्रासंगिक हैं। तो स्वाभाविक है सबको अपने अपने अनुपात में समय दिया और बाकी विषयों में बात की। अभी मेरे भाई आलोक शर्मा जी का कहना था कि किसी प्रकार से अधिकारों का, मैं आपके बीच में भी बोल नहीं रहा था, किसानों पे हम चर्चा कर चुके हैं और करेंगे भी, मगर अभी मुझे इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है इस डिबेट में, तो कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि किसी प्रकार अधिकारों का हनन नहीं हुआ। हाँ, कि कुछ लोगों का टैक्स रेट पड़ गया, कुछ लोगों का जो है शायद इनकम टैक्स रेट इत्यादि पड़ा। अधिकारों का हनन कैसे हुआ, मैं 2-3 पॉइंट आपको गिनाता हूं ताकि भविष्य की पीढ़ी भी याद रखे। आप याद रखिए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में हम अक्सर डिबेट करते हैं, उसी मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को पुलिस ने 17 लोगों को जबरन कैद किया। ये 17 लोगों को इसलिए कैद किया गया ताकि इनकी नसबंदी किया जा सके। इसमें 2 बच्चे जो थे वो 18 साल से कम थे और 4 जो थे वो 75 साल के ऊपर थे। इन सबको जब पुलिस स्टेशन में रखा गया तो गांव के लोगों ने आपत्ति जताई, गांव के लोग वहां आके उन्होंने शोरबाजी की। तब पुलिस ने 30 लोगों को गोली से भून के मार दिया और 18 साल के नीचे बच्चों का भी नसबंदी किया गया, क्योंकि संजय गांधी चाहते थे नसबंदी हो। तुर्कमान गेट में क्या हुआ, किस प्रकार लोगों को मारा गया, ये आलोक जी बेहतर जानते हैं। एक सेकंड मेहता जी वो भी बता सकते हैं। किशोर कुमार जो उस समय प्रसिद्ध गायक थे, डॉक्टर पात्रा एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। आपको तुर्कमान गेट के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं, फिर आलोक जी जरूर बता दीजिएगा। किशोर बिल्कुल, आप तुर्कमान गेट में किस प्रकार से इलीगल पर मेरी ओर से कुछ बातों को रखना, तुर्कमान गेट में किस प्रकार इलीगल डेमोलिशन किया गया था और किस प्रकार लोगों को, महिलाओं को घर से निकाला गया था, वो भी हमने देखा। सबने सुन लिया। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। वो सबने सुन लिया। 10 सेकंड और मैं कंप्लीट कर रहा था, बीच में आलोक जी ने बोला है। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, 5 सेकंड। देखिए 5 सेकंड। किशोर कुमार जी जो कि उस समय प्रख्यात गायक थे और हम सबके चहेते आज भी हैं, किशोर कुमार जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाने से इनकार किया तो 1 से 1.5 वर्ष तक किशोर कुमार जी को बॉयकॉट किया गया। किसी भी नेशनल ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन किशोर कुमार को दिखा नहीं सकती थी। किशोर कुमार की अवस्था दयनीय कर दी और आज ये लोग हम पे इंटॉलरेंस की तोहमत लगाते हैं। आप बताइए। ठीक है, इसका जवाब जो है आलोक जी आपको देना होगा, लेकिन मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उत्तर दूं। हाँ, 1 सेकंड, वो कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूं। मैं संवित जी से निवेदन करूंगा,
थोड़ा सा याद करिए, और बार बार तुर्कमान गेट का नाम आप पिछली बार भी ले दिए थे, इसलिए मत लीजिए कि उन्हीं जगमोहन जी को जिन्होंने जिनके आदेश पे गोली चली थी, उनको भाजपा ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मंत्री बनाया। इसलिए बार बार अपने ही जो पुराने सहयोगी रहे, आज आपके साथ वो हो न हो, लेकिन तुर्कमान गेट में गोली के लिए, जामा मस्जिद की सफाई के लिए, जामा मस्जिद आप मौजूद नहीं थे समित पात्रा जी तब, जामा मस्जिद के पूरे नीचे इलाके को साफ करने के लिए जगमोहन जी ने जो किया था, उसका पुरस्कार उनको जनता, आपकी सरकार आई तब दिया गया। इसलिए कई ऐसे लोगों को जो उस समय जाति के साथी थे, आज भी कई ऐसे लोगों को जो हरियाणा में या कई और राज्यों में थे, उन लोगों को आपकी सरकार में सत्ता में ले आया गया। इसलिए पुरानी बातों को उस तरह याद मत करिए, उन अपराधों को याद करिए जिससे जाति हुई, चाहे वो जामा मस्जिद इलाके में हुई हो, चाहे वो किसी और गांव में हुई हो। ये निश्चित रूप से उस समय जाति हुई, अपराध हुए तुर्कमान गेट के लिए, उसमें आप भी, आपके साथी भी पार्टी रहे, इसलिए तुर्कमान गेट का नाम मत लीजिए। और नवीन चावला भी उस वक्त वहां पर एडीएम बिल्कुल नहीं रहे हैं, सीईसी बने थे, बिल्कुल नहीं रहे। हमारे कौन से साथी थे? जगमोहन जी आप भूल रहे हैं, बीजेपी थी ही नहीं, जगमोहन जी नहीं जी, अरे जनसंघ थी भाई साहब, अडवाणी जो नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनसंघ में थे और जगमोहन जी दिल्ली के राज्यपाल थे, अधिकारी के रूप में। हाँ, तो अधिकारी के रूप में जो गोली चलाएगा कल आप उसको बना देंगे, ये अलग विषय है। आप जिसको जो गोली चलाएगा, उसको आप सरकार में मंत्री बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कुछ बोलेगा ना ना ना, गलत बात। देखिए आईएएस ऑफिसर को, अधिकारी को जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, आईएएस अधिकारी को डायरेक्ट रूल नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। सब जातियां जिलाधीशों ने बहुत किया, आप भूल रहे हैं उस समय जातियां अधिकारियों ने जो की। सर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं। हाँ, पढ़े लिखे, लेकिन आप गवाह नहीं हैं, हम सब गवाह हैं। हिसाब से अधिकारियों को अपने एग्जीक्यूटिव का पालन करना है। कोई अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की बात को, इसलिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी की गलती को हम कहें कि जगमोहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार तुर्कमान गेट कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। कोई दो राय नहीं है, अपने साथियों के पास भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस वक्त जगमोहन संभाला करते थे, नवीन चावला भी बकायदा जो बाद में सीईसी बने थे, उस वक्त एडीएम थे वहां तुर्कमान गेट के। बहरहाल हाँ, आलोक शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, उस समय जो जजेस थे वो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, इसलिए ये कहना कि उस समय के सारे जजेस भी बड़े खराब थे, ये उसकी बात अलग है। गोली चलाना और मर्दों को मारना अलग बात है, सब मान लेते हैं। नहीं, अरे भाई हम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय खराब है कि जो जजेस ने मिलकर इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया। अरे साहब, जगमोहन साहब डायरेक्ट आईएएस भी नहीं थे, उनको आईएएस किसने बनाया? उस मुद्दे पर मत जाइए आज आप। अरे साहब, जगमोहन साहब आईएएस भी नहीं थे, डायरेक्ट आईएएस, इनडायरेक्ट आईएएस का डिबेट नहीं हो रहा है साहब। अच्छा, मतलब जगमोहन साहब ने इमरजेंसी लगाई है, रहेगी नहीं। अब मुझे केवल ये बताइए, जगमोहन जी ने इमरजेंसी लगा दी। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको मंत्री बढ़िया बनाया गया, जगमोहन ने जम्मू कश्मीर का गवर्नर क्यों बनाया गया बाद में, जब यहाँ पर वीपी सिंह की सरकार आती है और बीजेपी इसको सपोर्ट करती है? भैया वो अधिकारी था, तमाम जो अधिकारी का गलत काम या सही काम नहीं होता, सही या गलत काम ठीक कर लेना चाहिए होता है। अरे साहब सुन लीजिए ना बात को, गलत काम किया पर क्या उस अधिकारी से आपने मैंने गलत काम किया? और अगर गलत काम किसी अधिकारी ने किया तो अधिकारी जाते हैं बहुत पारितोषिक करना चाहिए। कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कौन भेज रहा है? आलोक शर्मा जी एक करके मेहता साहब आप लोग मिलके इंदिरा गांधी जी बार बार गलत तत्वों को डिस्टॉर्ट करके डॉक्टर पात्रा आदत है, और इसी का नतीजा था इमरजेंसी। आज जॉर्ज फर्नांडिस के आप कागज लेकर बैठ गए हैं, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस है जो ताबूत घोटाले में अंदर थे, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस थे जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जॉर्ज फर्नांडिस को डिफेंस मिनिस्टर से हटाना पड़ा था। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए ना, तो इंदिरा गांधी को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था कि इमरजेंसी लागू कर दी। अरे भाई, इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा और जीता। वही तो मैं कह रही हूं, आप ये लॉजिक दे रहे हैं। और उसके बाद भी फिर 1984 में जो देश की जनता ने कांग्रेस को जिताया। जो आलोक मेहता कह रहे हैं, सुनिए आप अपना लॉजिक क्या दे रहे हैं कि जो उस वक्त अधिकारी थे, जिन लोगों ने इस तरीके से गोलियां चलाई, जिन लोगों ने अमानवीय ढंग से उस पूरे इमरजेंसी पीरियड में काम किया, बीजेपी ने कुछ लोगों को उसमें पावर दिया या जो भी कार्यभार उनको संभालने को दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि उनको आपने क्यों अपनाया? तो उस लिहाज से तो फिर इंदिरा गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था।
और आप कह रहे हैं कि नहीं वो चुनाव लड़ी और वो जीत गई, तो फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपको सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि 2002 के बाद तो प्रधानमंत्री बने ना वो। रूबिका जी, मेरे सवाल में सबसे पहला शब्द, रूबिका जी मेरे पूरे वक्तव्य में पहला शब्द अगर है। अगर उन्होंने गलत किया तो ऐसा क्यों हुआ? मैं आज भी मानता हूं तुर्कमान गेट पे जिस तरह का अतिक्रमण था, जिस तरह से वहां से इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी, उसको कर्ब करने के लिए अगर आज उसका विश्लेषण करने बैठे तो आलोक मेहता साहब के अलावा हम में से कोई कंपिटेंट नहीं है। इमरजेंसी, कई लोगों को स्पेलिंग लिखना नहीं आता है, वो लोग उस पर बहस करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर इमरजेंसी इतना बुरा नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप ऐसे ही घूमने जाते हैं, आपके नेता घूमने जाते हैं और कहते हैं ये इलाका ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, नसबंदी हुई तो गलत हुआ, कचरा किस्म का इलाका है, इसको बुलडोजर से उड़ा दिया जाए। नहीं किया आप उस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग। आलोक जी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन गलत जो चीज हुई उसको गलत मानिए, जो सही हुई वो सही हुई। राजीव जी, केवल ये बता दीजिए, राजीव रंजन बहुत देर से हैं, राजीव रंजन बहुत देर से हैं, राजीव रंजन बहुत देर से हैं साहब, कैसे बढ़ गए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। दर कैसे बढ़ गई? आलोक जी, अब इमरजेंसी यहाँ मत लगाइए ना सर, रुक जाइए एक सेकेंड। राजीव जी, इमरजेंसी तो लगी हुई है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात है अभी आलोक 41 मिनट में 20 मिनट आप बोले हैं, उसके बाद भी सर ओडेसिटी देखिए कि आप कह रहे हैं इमरजेंसी लगी हुई है। हद ही है आलोक जी। हाँ राजीव जी, कौन से आलोक जी को? देखिए, अभी आलोक जी ने अभी एक बात कही, आलोक शर्मा जी ने एक बात कही कि इमरजेंसी के लागू किए जाने के पहले की जो परिस्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी जब तत्कालीन उन दिनों जब वो जनसंघ था, जनसंघ के लोगों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और इसलिए विवश होकर के जो स्वरूप अराजक हुआ तब इमरजेंसी लागू करना पड़ा। मुझे लगा इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। इमरजेंसी का जो जिक्र जब भी आप करते हैं तो मिसेस गांधी ने जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली हो देश से, मुझे नहीं लगता है उसको जस्टिफाई करने का कोई सवाल उठता है। हमारा ये कहना है कि आज ये जो बरसी है, वैसे आलोक मेहता जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बाबरी मस्जिद का सवाल हो या भारत पाकिस्तान बनने के समय जो धार्मिक दंगों में मारे गए लोग थे उनकी बरसी मनाइए, तो आप इमरजेंसी की बरसी मनाइए। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बिहार का जो जुड़ाव है जयप्रकाश आंदोलन के साथ, बिहार आंदोलन के साथ, उस पर इन दोनों ही पार्टियों को जरूर अपने काम करने के तौर तरीके पर विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का उस समय स्वरूप बहुत छोटा था। जनसंघ एक छोटी पार्टी थी जिसका विलय हुआ था बाद में सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी में। उस दौर में भी जो उनका चरित्र था, जो असरवादिता थी, आज भी वो उभर नहीं पाए हैं। लेकिन ये खतरनाक दौर है। क्या वाकई आपको आज की तारीख में कहना शोभा देता है? माहौल को नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने तो सत्ता के लिए अपने धुर विरोधी के साथ महागठबंधन बना लिया, गठबंधन बना लिया। ये सत्ता ही का तो लालच था कि आप लोग बरसों बरस जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए, आज साथ हो गए, सिर्फ सत्ता के लालच में ही तो साथ हो गए। और आज की तारीख में आप दोनों पार्टियों को ज्ञान दे रहे हैं। एक बात आपको कहूं, नहीं राजीव जी एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है। आलोक जी ज्ञान नहीं दे रहा हूं। हाँ, नहीं कमी नहीं है। अगर आपने सवाल पूछा है ये बड़ा सवाल है, ठीक है जवाब। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं आपको रखना चाहिए। नहीं हमें मैंडेट वैसा नहीं मिला, इसलिए जनता को एक अच्छा काम करने के लिए यही सारी बातें बोलेंगे ना। फिर हमसे आप लगातार क्यों बोलती हैं? फिर हमसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं चुप हो गई सर, मैं चुप हो गई। जवाब मुझे देने दीजिए ना। तो सवाल नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या तिरंगा यात्रा निकालने का नैतिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को? वो तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं ना। अगर 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, सब कुछ जान के 17 साल क्यों थे हमारे साथ, और आज के दौर गंदे पार्टी के साथ क्यों 17 साल थे? आप बताइए। की जरूरत थी कि जब नरेंद्र मोदी जी अधिकार हमें नहीं था, भारतीय जनता पार्टी हम अवसरवादी थे, मानवाधिकारों के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हुए थे भैया। वो परिस्थितियां पैदा हुई जब देश में विरासत और परंपराओं को बचाने के लिए एक विकल्प बने, और निश्चित तौर पर कांग्रेस उस दौर से आगे निकल चुकी थी। अपनी गलतियों को उन्होंने नहीं दोहराने का वादा किया था,
और आप उस पर यकीन कर रहे हैं। ठीक है, हम सब भी उस बात पर यकीन कर रहे हैं। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास अब मेरे पास वक्त की कमी है। आप उनको माफी दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास, अरे सर हमारा सवाल तो यही है कि उन्होंने माफी मांगी, देश ने माफ किया और इसीलिए बाद में वो बार बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में आज के इस शासन को इमरजेंसी से तुलना करना कितना सही है, हमारा बहस का मुद्दा साहब ये था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।